Hello everyone, welcome to our YouTube channel LinguaSolves, and today we have brought before you Lesson 4 from NCERT book Beehive. The name of the lesson is A Truly Beautiful Mind. And this chapter is about my favorite personality, Albert Einstein. And I would be glad to tell you or teach you about Albert Einstein in this chapter, the man who was truly a genius, the man with the highest IQ level. Now, it is rightly said about successful people that winners, they do not do different things. They do things differently. And Albert Einstein is one such personality. In his early childhood, he was not considered as a gifted child or one who is extraordinarily brilliant, but in fact he was considered as a lackluster, a slow learner, or an odd kind of a person who would never be able to succeed in his life. दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में मुझे आपको बताने में बेहद खुशी होगी। मेरे पसंदीदा व्यक्तित्वों वाले लोगों में से एक हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। बेहद बुद्धिमान, जबरदस्त आईक्यू लेवल और बहुत ही सुलझी हुई और एक साफ सोच वाले व्यक्ति। इनको बचपन में बहुत ज्यादा होशियार या अच्छा नहीं माना जाता था और लोगों का मानना था, इवन उनके टीचर्स और हेडमास्टर्स जो स्कूल के थे उनका भी यही मानना था कि शायद ये अपने जीवन में अधिक कामयाब नहीं होंगे। पर जैसा कि सफल व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है, वे कुछ अलग नहीं करते, बल्कि उन लोगों का उस काम को करने का अंदाज निराला होता है, अनोखा होता है। शायद ऐसे लोगों का आईक्यू लेवल हाई होता है। इन लोगों के सोचने समझने की शक्ति आम व्यक्ति से कहीं अधिक होती है और अलग होती है। इसीलिए इनकी समाज में नॉर्मली सभी लोगों से बनती नहीं है, विचार मैच नहीं कर पाते। यही कारण होता है कि इन लोगों को ऑड समझा जाता है। यही कारण है कि इन लोगों की समाज में आसानी से सभी लोगों के साथ में निपटी नहीं है। इन लोगों का व्यवहार सबके साथ में अच्छा रह नहीं पाता। ये उतने मिलनसार या उस टाइप के व्यक्ति नहीं होते जो सबके साथ आसानी से घुल मिल जाए। इनकी कंपैटिबिलिटी आसानी से सभी व्यक्तियों के साथ में नहीं बन पाती। इस चैप्टर में हम जानेंगे कुछ मनोरंजक बातों के बारे में जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन से रिलेटेड है। सो let us begin with the chapter A Truly Beautiful Mind. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. 14 मार्च 1879 को इनका जन्म जर्मन शहर अल्म में हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह व्यक्ति संसार में इतना महान व्यक्ति बनेगा जो इतिहास में अपना नाम अमर कर जाएगा। बल्कि ऑन द कंट्री, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। उनकी मम्मी तो खुद उनको फ्रीक समझती थी। ही इज नॉट गुड लुकिंग लाइक एनी अदर चाइल्ड, ही वॉज अ बिट डिफरेंट टू हर। हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। उसकी माँ को लगता था कि मेरे बेटा औरों के जैसा नहीं है, इसका सिर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है प्रोपोर्शनेटली। शायद यही कारण था कि वो बेहद हाई आईक्यू लेवल के व्यक्ति थे। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। जनरली बच्चे थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर देते हैं 2.5 साल की उम्र तक। आइंस्टाइन अभी बोल नहीं पाते थे। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice.
अगर उनने बोलना सीखा भी तो हर चीज को वो दो दो बार बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो what to do with other children and his playmates called him brother boring। आइंस्टाइन को समझ में नहीं आता था दूसरे बच्चों के साथ कैसे खेलना है, इसीलिए बाकी सारे बच्चे और दोस्त जो थे उनको ब्रदर बोरिंग कह के बुलाते थे, चिढ़ाते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसीलिए ज्यादातर वो अकेले ही खेलते थे। For much of the time he used to play alone। He especially loved mechanical toys, looking at his newborn sister Maja। He is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" जब उनकी छोटी बहन माजा का जन्म हुआ तो उसे देख के क्या कहा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, पर इसके पहिए कहाँ हैं, ये चलेगी कैसे। He was so fond of machines and mechanical toys। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything। हेडमास्टर जो क्लास 8 तक के स्कूल के जनरली जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको बोलते हैं, उन्होंने उसके पापा से क्या कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई भी प्रोफेशन चुन ले, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। होता है कई बार लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं किसी को, लेकिन ऐसे व्यक्ति संसार में अपना नाम इतिहास में की बुक्स में हमेशा के लिए अमर करवा जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्हें बचपन में अंडर एस्टिमेट किया गया। आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to। उनकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखें। वायलिन एक वाद्य यंत्र होता है, गिटार के जैसा ही छोटा सा, बस इसको कंधे पे रख के बजाया जाता है। He later became a gifted amateur violinist। Amateur is a non-professional। क्वालिटी तो बिल्कुल एक म्यूजिशियन वाली ही थी, लेकिन इस काम को वो अपनी आजीविका कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं करते थे, केवल एज अ हॉबी। दैट इज व्हाट वी कॉल इज amateur। Violinist is a person who plays violin। किसी भी वर्ड के लास्ट में जैसे IST आ जाता है तो वो उस चीज का एक्सपर्ट हो जाता है। One who is expert at playing violin or one who simply plays violin is violinist। Maintaining this skill throughout his life। और उन्होंने वायलिन बजाने का अपना ये शौक आजीवन कंटिन्यू रखा। But Albert Einstein was not a bad pupil। पढ़ने में वो बुरे स्टूडेंट नहीं थे। He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old। आइंस्टाइन मात्र जब 15 महीने के थे तो उनका परिवार म्यूनिक चला गया था और वहीं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी हाई स्कूल तक। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। लगभग सभी सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे ही आते थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। लेकिन उनको ये जो स्कूल का जो डिसिप्लिन वाला एक एनवायरनमेंट है कि जैसा कह दिया वैसा करना है, ये सब चीजें उनको समझ में नहीं आती थी। एंड ऑफन क्लास्ड विद हिज टीचर्स। अक्सर उनकी अपने टीचर्स के साथ आर्गुमेंटेशन कुछ ना कुछ होता ही रहता था, किसी बात पे बहस हो ही जाती थी। एट द एज ऑफ 15 Einstein felt so stifled there that he left the school for good। 15 की उम्र में आके उन्हें उस स्कूल में घुटन सी महसूस होने लगी और उन्होंने हमेशा के लिए उस स्कूल को छोड़ने का फैसला कर लिया। दोस्तों याद रखना ये बात कि उन्होंने उस स्कूल को छोड़ने का फैसला किया था, पढ़ाई से दूर भागने का फैसला नहीं किया था। The previous year, Albert's parents had moved to Milan। एक साल पहले एल्बर्ट के पेरेंट्स जो हैं मिलान जो कि इटली में है वहां चले गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। कुछ रिश्तेदारों के पास उसे पढ़ाई के लिए वहीं छोड़ गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, कई बार लंबी डिस्कशंस उसकी अपने मम्मी पापा से, पेरेंट्स से हुई। आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक। इन्होंने
जर्मनी के म्यूनिक में पढ़ाई कंटिन्यू करने के बजाय स्विट्जरलैंड का वो इलाका जहां लोग जर्मन भाषा बोलते हैं वहां अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने का फैसला किया। उनका मानना था कि म्यूनिक के कंपैरिजन में ये जगह जो है ये ज़्यादा लिबरल है। लिबरल से मतलब है जहां आपके विचारों की कद्र हो, उनको दबाने की कोशिश ना करी जाए, यानी कंजर्वेटिव ना होकर एक ब्रॉड माइंडेड सोसाइटी वाला शहर। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. मैथ्स में तो वो गिफ्टेड थे ही, ब्रिलियंट थे। फिजिक्स में भी उनकी बहुत रुचि थी, बहुत इंटरेस्ट था। And after finishing school, he decided to study at a University of Zurich. उन्होंने पढ़ाई स्कूल लेवल पे कंप्लीट करने के बाद डिसाइड किया कि वो अपनी यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई ज्यूरिक में ही करेंगे। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. केवल साइंस ही ऐसा नहीं है कि उनका इंटरेस्ट केवल साइंस में ही था और दिखने में वो बड़े जब हो गए तो अच्छे लगने लगे। उनकी वॉलरस मुस्टाच, वॉलरस एक एनिमल है और उसके जैसी जो ड्रूपिंग मुस्टाच होती है वो लोगों को बहुत पसंद आती थी। उस समय वो दिखने में भी अच्छे थे। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Marek, whom he found to be clever creature. Simply we can say उनका attraction मलेवा मारस की तरफ हुआ। The young Serb, ये सर्बिया की रहने वाली लड़की थी, had come to Switzerland because the University of Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. यानी ये भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी और ज्यूरिक सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उस जमाने में औरतों को डिग्री देने वाला जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस थे वो कम ही होते थे। लेडीज के लिए उस समय यूरोप में उतनी फ्रीडम और लिबर्टी नहीं थी। Einstein saw in her an ally against the Philistines. जो लोग लिटरेचर पसंद करते हैं या लिटरेचर को पसंद नहीं करने वाले जो लोग हैं वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को ज्यादा पसंद आए। क्यों? क्योंकि जनरली साइंस और लिटरेचर की जो दुनिया है ये एक दूसरे से ऑपोजिट चलती है। साइंस वाले रैशनल और प्रैक्टिकल अप्रोच वाले लोग होते हैं और जो लिटरेचर की दुनिया है वहाँ पे मोस्टली लोग फैंटेसी की दुनिया में जीते हैं। 1+1 मैथमेटिक्स वालों की दुनिया में 2 होता है, लेकिन 1 और 1 11 और 111 फैंटेसी की दुनिया में कुछ भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल ही गॉट अ लाइक माइंडेड फ्रेंड। नाउ मिलेवा मैरस ये भी उतनी ही इंटेलिजेंट थी और साइंस में इंटरेस्ट लेने वाली। बस 2 लाइक माइंडेड लोग मिल गए, इनकी दोस्ती हो गई। Einstein saw in her an ally against the Philistines. Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into words. ये जब एक दूसरे को लव लेटर्स लिखा करते थे तो दोनों ही पढ़ाकू किस्म के लोग, दोनों की जब लेटर्स की जो लैंग्वेज होती थी वो भी इंटेलेक्चुअल्स वाली ही होती थी। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, रोट आइंस्टाइन। साइंस को बहुत ही पोलाइट अंदाज में उन्होंने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. मुझे कितनी प्रसन्नता होगी जब हम अपन दोनों के प्यार को परवान चढ़ाते हुए विवाह के बंधन में बन जाएंगे। Now look at the way will you marry me? A kind of similar statement written in such an intellectual manner in the terms of science.
In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. सन 1900 में उनकी उम्र 21 साल की हो चुकी थी, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुके थे, लेकिन अभी नौकरी नहीं लगी. He worked as a teaching assistant. उन्होंने असिस्टेंट टीचर के तौर पर काम शुरू किया. Gave private lessons, ट्यूशंस भी पढ़ानी शुरू करी, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. Bern is the name of a place. 1902 में उनको टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे नौकरी मिल गई. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. एक तरफ तो उनकी जो नौकरी है वो दूसरे लोगों के आविष्कारों को एसेस करने की थी कि ये कितने अच्छे हैं, कितने नहीं, इसमें क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. बल्कि वो अपनी डेस्क जॉब को मजाक मजाक में कहते थे that is the Bureau of Theoretical Physics. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. 1905 के एक पेपर में आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में छपा. According to which time and distance are not absolute. उनके मुताबिक टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं होते. रिलेटिव स्पीड ऑफ टाइम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है. इसके बारे में आप अपने साइंस टीचर से डिटेल में पूछ सकते हैं. टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला which describes the relationship between mass and energy. आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन का जो फॉर्मूला E is equals to mc स्क्वायर है, ये इसी थियोरी में पब्लिश हुआ और बस यहां से आइंस्टाइन को सफलता मिलनी शुरू हो गई. इस फॉर्मूले में जो कैपिटल E आप देख सकते हैं, इट स्टैंड्स फॉर एनर्जी, स्मॉल m इज फॉर मास and small c is for the speed of light in vacuum, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है. इस टेक्निकल डेफिनेशन को उन्होंने कितने सिंपल टर्म्स में समझाया अपने इस थॉट में. एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो कोट्स से थॉट्स हैं ये भी बहुत मज़ेदार होते हैं, जो उनके हाई आईक्यू लेवल या जीनियस या इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करते हैं. हम कैसे समझ सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड ऑफ टाइम घट जाती है या बढ़ जाती है. When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. जब एक खूबसूरत सुंदर लड़की के साथ आप बैठे हों तो कब 2 घंटे बीत गए 2 मिनट के समान लगते हैं, समय पता ही नहीं लगता. But when you sit on a hot stove for 2 minutes, गर्म तवे पे या स्टोव पे आपको अगर 2 मिनट बिठा दिया जाए, it seems like 2 hours. That is relativity, said Albert Einstein. बस यहीं से आप समझ सकते हैं कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका आईक्यू लेवल कितना हाई रहा होगा. एक साइंस की चीज को अगर इस कॉमिकल अंदाज में अगर पढ़ाया जाने लगे तो शायद कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो मैथ साइंस पढ़ के बोर हो, बल्कि इतने आसानी से इंसान को सारी बात समझ में आ जाएगी. And science is all about understanding. It is not about mugging up of facts. Your mind is not a dustbin. आपका दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है जिसके अंदर हम और ज़्यादा जंक इंफॉर्मेशन ला ला के बस भरते जाएं. अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बिना साइंस अधूरी होती है. When Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies. एक तरफ वो साइंस की दुनिया में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं डाउनफॉल की तरफ जा रही थी. वो
अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट करने के तुरंत बाद मिलेवा से शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। लेकिन आइंस्टाइन की मम्मी इसके अगेंस्ट थी। शी थॉट मलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, पहला ऑब्जेक्शन तो यह था कि वो उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी उम्र में, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, कि वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मलेवास इंटेलिजेंस, और उसकी इंटेलिजेंस को लेके भी उनको ऑब्जेक्शन था। शी इज अ बुक लाइक यू, दोनों ही बुकिश, बिल्कुल लोग हो जाओगे, पढ़ाकू टाइप। हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टाइन ने अपनी शादी टाल दी। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, लेकिन फाइनली जनवरी 1903 में उनकी मैरिज हो ही गई। एंड हैड 2 sons, उनके 2 बेटे भी थे। बट अ फ्यू years लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड, लेकिन कुछ सालों के बाद दोनों के बीच में अनबन बढ़ गई, दोनों के रिलेशंस खराब होने लगे। मलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। अब मैरिज के बाद में जब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों की देखभाल, ये सब करने की जब जिम्मेदारियां मलेवा पे आ गईं, तो मलेवा अब पहले की तरह पढ़ने लिखने और उन सब चीज़ों में उसने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, और पहले जैसे वो एम्बिशियस नेचर की थी उसमें भी चेंज आ गया। एंड शी स्टार्टेड लिविंग लाइक एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. कुछ वर्षों की नोक-झोंक और अनबन के बाद जब आखिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब एक दूसरे के साथ रहना संभव नहीं है, तो उन्होंने डिवोर्स ले लेने का, लीगली अलग हो जाने का फैसला कर लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी एक कजिन एल्सा से दूसरी शादी भी कर ली। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद द राइज टू वर्ल्ड फेम। बस दूसरी शादी हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनको लकीली फेम भी मिल गया। इन 1915 he had published his journal theory of relativity. इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की रिसर्च पब्लिश करवाई 1915 में, which provided a new interpretation of gravity, जिसमें उन्होंने ग्रेविटी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च दुनिया के सामने प्रेजेंट करी। एन एक्लिप्स, जो ओवल पाथ है ऑफ द सन, नाउ इन 1919 brought a proof that it was accurate. इनकी रिसर्च से ही ये चीज प्रूव हुई कि वो जो एक्लिप्स है वो एक्यूरेट है। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. उन्होंने ये तक पता लगा दिया कि लाइट पार्टिकल्स हैं और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं ना कहीं उनको डिफ्लेक्ट करेगा, एक अपने पाथ पे से डिविएट कर देगा, और वो कितना डिविएट होंगे ये चीज उन्होंने बहुत एक्यूरेटली प्रूव करी। The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. न्यूज़पेपर्स में तो उनकी इस रिसर्च को एक साइंस की दुनिया में क्रांतिकारी आविष्कार करार दे दिया गया। आइंस्टाइन received the Nobel Prize for Physics in 1921, और 1921 में उन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज भी मिल गया। He was showered with honors and invitations. पुरस्कारों की झड़ी लग गई, इनाम एक से बढ़कर एक इनाम उनको मिलते रहे, इनविटेशंस भी आने लगे हर जगह। इतने सम्मानित व्यक्ति बन गए कि उनके विचारों को सुनने के लिए या स्टूडेंट्स के आगे या दूसरे लोगों के आगे सुनवाए जाने के लिए उनको जगह जगह इनवाइट किया जाने लगा पूरी दुनिया में, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड लॉडेड बाय द प्रेस। लॉर्ड मीन्स टू प्रेज, और जितने भी मीडिया या प्रेस वाले हैं सुर्खियों में उनकी बातों को छापा करते थे, तारीफों का बुलंदा बांधते हुए। तो जिनको बचपन में एक लैकलस्टर समझा जाता था, ही टर्न्ड आउट टू बी सो सक्सेसफुल इन हिज लाइफ
and career ahead. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States. जब जर्मनी पे नाजी लोगों का कब्जा होने लगा, हिटलर, अडोल्फ हिटलर की विचारधारा जहां की जो ज्यूस लोगों के अगेंस्ट जा रही थी, तो आइंस्टाइन ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सेटल होने का फैसला किया. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. In an uproar means very upset. 5 साल बाद जब न्यूक्लियर वेपन बनने की खबर उनको मिली तो वो बहुत ही अपसेट हो गए. उनका मानना था ये बहुत ही डेंजरस है. Many of them had fled from fascism, क्योंकि कई लोग fascism से दूर भाग चुके हैं. What is fascism? A kind of rule of a dictator, जहां एक डिक्टेटर या तानाशाह अपने खिलाफ कोई भी खबर छपने नहीं देता और ऐसी किसी भी खबर को आगे नहीं आने देता. जो ऐसा रूल होता है उसे fascism कहते हैं. जस्ट एस आइंस्टाइन हैड, और आइंस्टाइन इसी चीज से तो दूर भागे थे. इट मीन्स ही हैड हाई IQ लेवल बट ही वॉज अ मैन ऑफ सेंसिटिव डिस्पोजिशन. उनका IQ लेवल बेहद हाई था लेकिन बहुत ही कोमल दिल के इंसान वो थे, बहुत ही सेंसिटिव नेचर के व्यक्ति. एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब. उनके मन में यह डर था कि जिस चीज से हम डर के भागे थे कि नाजी विचारधारा अच्छी नहीं है, वो ज्यूस को और नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं. और अगर ऐसे में इतनी खतरनाक वेपन की डिस्कवरी हो चुकी है, इन्वेंशन अगर उसका हो गया है, तो इस चीज को वो बनाएंगे भी और इस्तेमाल भी करेंगे, जिससे कि लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे. बस इस बात को सोच सोच के वो टेंस्ड हो गए थे. एट द अर्जिंग ऑफ अ कोलीग, एक कोलीग ने उनसे रिक्वेस्ट करी. तब आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. उन्होंने तत्कालीन उस समय के जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको एक चिट्ठी लिखी अपने दोस्त के कहने पे. इट वॉज रिटन ऑन 2 August 1939 इन विच ही वॉर्न्ड. उन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को क्या वार्निंग दी? A single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. उन्होंने बस राष्ट्रपति महोदय को बस ये आगाह कराया कि ये बम इतना खतरनाक होता है कि अगर इसे एक पोर्ट पे अगर इसको ड्रॉप किया जाए तो पूरा बंदरगाह तो तबाह हो ही जाएगा और आसपास का और बहुत बड़ा इलाका भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. His words did not fall to have an effect. लेकिन उनकी चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ. In fact, the Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. बल्कि अमेरिका ने गुपचुप तरीके से एक न्यूक्लियर वेपन बनाना सीख भी लिया और केवल सीखा ही नहीं. And they dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. लिटिल बॉय और फैट मैन नाम था इन बॉम्ब्स का जो गिराए गए थे जापान में. बस यहीं से वो बहुत विचलित और व्याकुल हो गए थे. आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन. इतनी प्रलय, इतना विनाश. दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस. इस बार उन्होंने एक लेटर लिखा, एक लॉन्ग लेटर लिखा to the United Nations. In it, he proposed the formation of a world government. उन्होंने कहा एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए जो मिलके पूरे संसार के मसलों को सुलझाए और संसार को एक पीसफुल तरीके से चलाया जा सके. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. इसका भी कोई असर नहीं हुआ. But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics. और बस यहां से अब उनका इंक्लिनेशन थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा हो गया. क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया
कि सीधे तरीके से बात को लिखने या कहने से कुछ नहीं होता। अगर अपनी विचारधारा को लाना है तो पॉलिटिकल आपको बनना ही होगा। Agitating for an end to the arms building and using his popularity to campaign for peace and democracy। और उन्होंने अपना पॉलिटिकल व्यू किस मुद्दे को बनाया कि डिसआर्मामेंट करना होगा, हथियारों की होड़ खत्म करनी होगी और हमको एक पीसफुल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड बनाना होगा। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। जब 1955 में 76 वर्ष की उम्र में इन्होंने संसार को अलविदा कहा, तब तक इनकी ख्याति एक इमेज, एक दार्शनिक, एक दूरदृष्टा के तौर पे और एक अंतर्राष्ट्रीय सिटीजन के तौर पे बन चुकी थी। We call it a cosmopole, a person who is free from nationalistic feelings and considers the whole world as his home, जो पूरे विश्व को अपना देश मान के चलता हो, न कि किसी पॉलिटिकल बाउंड्री वाले इलाके को। ये पहचान होती है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास सच में बुद्धि और काबिलियत है। That is why we say science in the absence of ethics, morals, values and principles becomes devastating। विज्ञान का कितना भी ज्ञान क्यों ना अर्जित कर लो, लेकिन जब तक हमने नैतिकता, मूल्य, उसूल ये सब नहीं सीखे, तब तक सब बेकार हो जाता है। सिर्फ आइंस्टाइन का ही नहीं, हमारे यहाँ के तो दोहे और श्लोकों में भी यही चीज कही जाती है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का बड़े सो पंडित होए। चाहे जितनी मोटी मोटी किताबें पढ़ लें, जब तक हमने प्यार, भाईचारा और ये सब चीजें नहीं सीखी, जब तक हमारे अंदर एक सेंसिटिविटी नहीं है, संवेदना नहीं है कि हम दूसरे के कष्ट और दूसरे की तकलीफ और उसकी भावनाओं को समझ सकें, तब तक ये संसार एक पीसफुल वर्ल्ड नहीं बन सकता। सो वी वॉन्ट पीस इन द वर्ल्ड, नॉट the world in pieces। And Einstein has very beautifully explained this concept before the world। उन्होंने साइंस की दुनिया में भी खूब तरक्की दी, लेकिन अपने विचारों से एक साइंस को सही दिशा भी दी। तो बचपन में जिन्हें एक नाकाबिल व्यक्ति समझा जाता था, वह जीवन में इतना कामयाब हुए, उसके पीछे रीजन बहुत ही सिंपल था। He pursued his passion as his profession, and he never just believed in cramming things, rather he believed in understanding of the things, and his vision was crystal clear कि हमको अपनी नॉलेज और काबिलियत का सदुपयोग करना है। So friends, I hope you enjoyed the session and you will take a lesson from the life of Albert Einstein, क्योंकि ये सफल लोगों का जो जीवन है हमारे लिए उन फुटप्रिंट्स का काम करता है, जिनके ऊपर चलकर हम भी सफलता के मार्ग पे अग्रसरित हो सकते हैं। द लाइफ ऑफ द सक्सेसफुल पीपल, इट सर्व्स एज फुटप्रिंट्स और द गाइडिंग प्रिंसिपल्स वी टू कैन ट्रेल ऑन टू द पाथ ऑफ सक्सेस जस्ट फॉलोइंग देयर फुटप्रिंट्स। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे लोगों के जीवन के बारे में पढ़ते रहें, उनके जीवन से सीखें और अपने जीवन को भी एक अच्छा और कामयाब जीवन वाला, एक व्यक्तित्व वाला जीवन आप भी जिए। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड इफ यू एंजॉयड द सेशन डू like, subscribe and share our channel. So thank you everyone once again.